हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 6 मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सभी टॉपिक के ऊपर जिनको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो आपने देखा था लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, बट उसमें से न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे जो मेन पॉइंट आपके लिए है टॉपिक है वो है बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो पार्ट है वो थियोरेटिकल है, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ आपसे पूछ सकते हैं। फ्लोरिसेंस की जो फिनोमेना होती है उसमें क्या होता है या वो कब होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम या हीलियम की जो डिस्कवरी है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग ढेर सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। वैसे सारी बातों को हमने लास्ट लेक्चर के थियरी के दौरान ही आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया है बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में कि रेडियस का फार्मूला किस तरीके से वेरी करता है, वेलोसिटी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ का फार्मूला और पांचों जो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो पांचों सीरीज आपको मिलती है जैसे लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट एंड फुंट, उसमें भी अगर एच अल्फा बोला जाता है, एच बीटा बोला जाता है, एच गामा बोला जाता है तो आपको N1 और N2 की क्या वैल्यूज को रखना है। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि सीरीज लिमिट के लिए आपको n की मैक्सिमम वैल्यू को रखना होता है और जब आप n की मैक्सिमम वैल्यू को n मतलब N2 की, N1 की वैल्यू तो फिक्स होती है लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास सभी सीरीज के लिए। जैसे लाइमन के लिए लोअर लेवल N1 कितना होता है 1, बामर के लिए लोअर लेवल N1 कितना होगा 2 और पासन के लिए लोअर लेवल N1 कितना होगा 3, इसी तरीके से आगे का होता है। बट जो हायर लेवल होता है वो तो बहुत सारे होते हैं, लोअर लेवल को छोड़कर बाकी सब हायर लेवल में आते हैं। तो जब हायर लेवल की सबसे मिनिमम वैल्यू को रखते हैं तो हमको सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलता है और जब हायर लेवल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को रखते हैं तो हमको वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू मिलती है और इसी मिनिमम वाले कंडीशन में जब वेवलेंथ हमको मिनिमम मिलता है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। तो इन सभी भाषाओं को आपको ध्यान रखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप थियरी में जाइए, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस के बेसिस पर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप एक बार थोरोली पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, है ना, सारी थियरी को आप डिटेल में एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पर आएंगे तो वो डाउट या जो भी आपकी दिक्कत होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल को देखेंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो एक बार आपको थोरोली पढ़ लेना होता है, फिर उसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है वो आप न्यूमेरिकल से करते हैं तो और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, चलिए, तो मैं साथ में थियरी को भी थोड़ा बहुत आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी चीज़ें आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स एंड आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द सोलर स्पेक्ट्रम। यानी जो बोहर्स की थियरी आपने पढ़ा या बोहर्स का एटॉमिक मॉडल देखा वो किसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें कि बोहर के मॉडल के आप बोहर की थियरी का यही लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लागू होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने से मतलब है ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास या ऐसे एटम या ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से ये सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि हीलियम के पास 2 है। अगर ये सिंगल आयनाइज्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया या रिमूव कर दिया तो इसके पास भी एक बचा। इसी तरह से आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एटम या ऐसा आयन जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। और बोहर का एटॉमिक मॉडल या बोहर की जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन के लिए लागू होता है, अप्लीकेबल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और आयंस, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है लेकिन ये दोनों आयन हैं, तो एटम्स और आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली,
यही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है और यही इसकी एक कमी में से भी एक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बामर सीरीज से रिलेटेड है और हमने आपको बताया है कि सभी हाइड्रोजन के जो 5 सीरीज आपको मिलती हैं, लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट एंड फुंट। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज मिलती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, वो किस स्पेक्ट्रम में मिलती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि इमिशन स्पेक्ट्रम में। तो ध्यान रखिए कि जो 5 सीरीज आपको मिलती हैं वो हाइड्रोजन की इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। इमिशन का मतलब क्या, जब हाइड्रोजन का वो एटम या हाइड्रोजन एटम कह लीजिए या हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहाँ से लौटते टाइम जो रेडिएशन को वो इमिट करता है, उस दौरान हमको ये जो जितनी भी सीरीज मिलती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज, जिनके 5 टाइप आपने देखे, लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट एंड फुंट। ठीक है, तो जो 5 सीरीज आपको मिलती हैं वो हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको मिलती हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में होता है या मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होता है, जिस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में रहता है और जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके पहले ही लेवल से, मतलब एनर्जी लेवल आप समझ रहे हैं ना, ये पहला अगर ऑर्बिट है, ये दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, ये तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट में रहता है। तो अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये क्या होगा, जब आप इसको एनर्जी देंगे तो या तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ जाएगा, या तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ से और ऊपर जाएगा, डिफरेंट ऑर्बिट में ये जा सकता है। और जब भी कभी इस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा हो, ट्रांजिशन समझते हैं ना, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना या हायर लेवल से लोअर लेवल में आना, जब भी ये ट्रांजिशन इस तरीके का हो कि हमेशा स्टार्टिंग पहले वाले ऑर्बिट से हो या हमेशा एंड पहले वाले ऑर्बिट में हो, तो इस तरह से ये जितनी भी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, ये सीरीज मिलता है, इसको आप क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, जब भी कभी ऐसा ट्रांजिशन हो कि हमेशा स्टार्टिंग दूसरे वाले ऑर्बिट से हो या हमेशा एंड दूसरे वाले ऑर्बिट पर हो, तो इस तरह के स्पेक्ट्रल लाइन को या इनके सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज। तो हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें सभी सीरीज आपको मिलती हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में यानी अर्थ पर आप कह सकते हैं ये जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो यहीं पर रहता है पहले वाले ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज पॉसिबल है, तो पॉसिबल है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, अर्थ पर नहीं, सन पर जो हाइड्रोजन होता अवेलेबल होता है वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से वो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से लाइमन के अलावा बाकी सीरीज भी पॉसिबल हैं और वो मिलती हैं। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज और इनके एमिशन स्पेक्ट्रम में 5 की 5 सीरीज मिलती है, जिसमें से दूसरी वाली सीरीज सबसे हाईलाइटेड रहती है, हमने आपको बताया था, जिसको हम बामर सीरीज कहते हैं। तो बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन, यानी जो बामर सीरीज होता है हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में, बामर सीरीज का मतलब क्या, हर हमेशा ट्रांजिशन इस तरीके से हो कि फाइनली वो कहाँ पर पहुँचे, दूसरे वाले ऑर्बिट में। तो ये क्या है, बामर स्पेक्ट्रल या बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में जो रेडिएशन इमिट करती हैं ये लाइनें, ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ट्रांजिशन के दौरान, वो रेडिएशन किस रेंज में लाई करती है आपको ये बताना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें कि 5 जो सीरीज होती हैं उनमें से सबसे पहली सीरीज यानी लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, और ये इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही वो सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, यानी विजिबल लाइट को इमिट करती है। इसके अलावा जो तीनों बच गए वो किस में आते हैं, इंफ्रारेड में। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन बामर सीरीज के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके से एग्जाम में इन तीनों में से कोई पूछा जाए या फिर इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो आप 5 का आपको ध्यान रखना है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज विजिबल में, बाकी तीनों इंफ्रारेड में। तो यहाँ पर बामर सीरीज के बारे में पूछा गया है तो ये किस में हो जाएगा, विजिबल में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज En, यानी हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है, ऑर्बिट समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ये जो डिफरेंट ऑर्बिट हैं
तो कह रहे हैं nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है En, देन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम इज। अगर हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी En है तो हीलियम प्लस जो होगा उसके nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, आपको बताना कि En/2 4En 2En या फिर En/4। तो आप देखिए जो सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम है, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम हाइड्रोजन लाइक एटम का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी बोहर की थियरी लागू होगी, और बोहर की थियरी जब लागू होगी तो आपने पढ़ा है बोहर थियरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन या nth ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला En = -z² RCH/n², और RCH की जगह पर आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा -z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपान में n²। तो बोहर की जो थियरी है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो उनकी एनर्जी का आप देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, En = -z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ये फार्मूला यूज करें हाइड्रोजन के लिए तो हमें z की वैल्यू 1 रखनी होगी। अगर हम ये फार्मूला यूज करें हीलियम प्लस के लिए तो हमें z की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। भले ही हीलियम प्लस के पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 2 होता है। लिथियम +2 के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला सभी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लागू होगा, ये बोहर की थियरी के अकॉर्डिंग। तो हम इसको सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन में दिया भी है एनर्जी कितनी है nth ऑर्बिट की, En। तो En = कितना, यहाँ पर z की वैल्यू 1 रख दीजिए, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह से अब आपको किसके लिए यूज करना है ये फार्मूला, हीलियम प्लस के लिए। और हीलियम प्लस वाले की एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट की, ये हमें पता करनी है, और इसके टर्म में पता करनी है। हाइड्रोजन की जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की, उसके टर्म में हमें इसकी एनर्जी पता करनी है। तो इसको हम En- मान लेते हैं और बाद में दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो हीलियम एटम के लिए यहाँ पर z की जगह पर z² यानी कि यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो -4 × 13.6 और अपान में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चाहे आप पहले इक्वेशन से जो वैल्यू निकल रही है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ ये पूरा मिलाकर के क्या बन जाएगा, En बन जाएगा। तो इस 4 को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू है वो En ही है। तो En- कितना आ जाएगा, 4 × En। मतलब हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी अगर En है तो हीलियम प्लस के nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो इस एनर्जी का 4 गुना। अगर इसी में हम कह देते हैं आपसे लिथियम के nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो लिथियम के nth ऑर्बिट की जब एनर्जी निकालते हैं तो यहीं पर जो 2 का स्क्वायर करके 4 आपने किया है वो 3 का स्क्वायर करके 9 हो जाता, 9En। ठीक, तो ध्यान रखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको He+ मतलब हीलियम प्लस और लिथियम +2 के nth ऑर्बिट की एनर्जी का रेशियो पूछा जाता या उनके बीच में रिलेशन पूछा जाता। तो चूंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन लाइक एटम हैं तो आप यही फार्मूला यूज करिएगा, दोनों की एनर्जी आप निकाल लीजिएगा, फिर रेशियो ले लीजिएगा तो दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मतलब थोड़ा दाएं बाएं सोचना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको नहीं करना कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो गया 4En। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पर आप सोचेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें और फिजिक्स को सीख लें, प्रिपेयर कर लें, तो थोड़ा मुश्किल टास्क है ये, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, देसी भाषा में अगर इसको कहें तो इसको कहते हैं गधा मजदूरी। तो गधा मजदूरी नहीं करना है आपको, पहले आप कॉन्सेप्ट को जो एक आपके पास मेन सोर्स है ना, उस मेन सोर्स से एक बार एनर्जी आप गेन कर लीजिए, उसके बाद जो डाउट्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके ऊपर आप फोकस करिए, तो थोड़ा और ज़्यादा आप एडवांस हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन हाइड्रोजन एटम द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 3 टू ऑर्बिट नंबर 2। मतलब हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है, आप इसको देखें, ये हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल या ऑर्बिट का लेवल हम बनाते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। वैसे तो वो सर्कुलर, हम मतलब एटम में अगर कहें तो सर्कुलर तरीके से दिखाते हैं, बट उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं सुविधा के लिए। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी, अगर हम इनकी एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक,
तो हाइड्रोजन में एक ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम में, कहां से, ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 2 में। तो ये 1, 2 और 3, तो ऑर्बिट नंबर 3 से n = 3 है और ये n = 1 है। तो ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 1 में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि जो लाइट इमिट कर रहा है, क्योंकि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को ट्रांसमिट ही करेगा, रेडिएट ही करेगा। तो ये जो एनर्जी को रेडिएट करता है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ आपको बतानी है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में। अब ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है और इसका यूनिट क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। तो जब भी कभी इमिशन वाले ऐसे क्वेश्चंस आए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जब भी इमिशन वाले क्वेश्चन आए, और यही आपके सिलेबस में हाइड्रोजन लाइक एटम ही है, तभी तो आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, बोहर्स थियरी पढ़ना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर लागू होता है। इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सोमरफील्ड और वेक्टर एटम मॉडल वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली हमने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए पेपर में प्रीवियस ईयर में तो आपको पता चलेगा कि 90% जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बोहर के एटॉमिक मॉडल से होते हैं। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग ढेर सारे फार्मूले भी आपने पढ़े। रेडियस का फार्मूला, उस पर क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी के ऊपर थोड़ा कम आता है, रेडियस और एनर्जी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें वेवलेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ऑर्बिट नंबर 3 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो इमिटेड वेवलेंथ, इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है 1/λ = z² r 1/n1² - 1/n2²। ये हमने आपको जनरल फार्मूला बता दिया ताकि कोई दूसरा हाइड्रोजन लाइक एटम हो तब भी आप उस फार्मूले को यूज कर सकें। या तो सीधे इन्होंने हाइड्रोजन के लिए कह दिया है तो काम आसान हो गया, z की वैल्यू 1 रख देंगे। लेकिन अगर ये He+1 या लिथियम +2 के लिए पूछ देते हैं ऐसे कोई सवाल में, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर z² आता है, और एनर्जी वाले फार्मूले में क्या आता है, z² आता है। तो ये बातें आप ध्यान रखें, जनरल फार्मूला आप ध्यान रखें जो हर हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर लागू हो। और जब बात हाइड्रोजन की आ जाएगी तो z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो z की वैल्यू 1 कर देंगे फॉर हाइड्रोजन। तो हमारे लिए फार्मूला ये अवेलेबल हो गया। और 3 नंबर से 1 नंबर में ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, हायर लेवल n2, और ये हमारे लिए लोअर लेवल n1 है ना। n2 मतलब दूसरा ऑर्बिट नहीं, n2 मतलब हायर लेवल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से जिस हायर लेवल से वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, और n1 मतलब जहाँ लास्ट में वो पहुँच रहा है, दैट मीन्स लोअर लेवल। तो यहाँ पर क्या हो गया, n1 की वैल्यू कितनी, लोअर लेवल 1 है और हायर लेवल है आपका 3, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/λ। आर की वैल्यू नहीं रखनी है, लेकिन आपको आर की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/n1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी कि 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 - 1/9, और ये सॉल्व करेंगे तो r 1 - 1/9 कितना हो जाएगा 8/9। तो 1/λ = r। ठीक है, अच्छा एक मिनट 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, ये गलती हो गई, ऑप्शन नहीं मैच कर पाएगा। 3 से 2 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो लोअर लेवल n1 की बजाय क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 1 की बजाय क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 5 और यहाँ r भी है मल्टीप्लाई में, 5/36 इंटू में r। तो 1/λ = 5/36 इंटू r, यानी कि लैम्डा = कितना आ जाएगा 36/5 और इंटू में r। ठीक है, तो इमिटेड लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा 36/5r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको मिला लीजिए, 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2², और ये हायर लेवल है 3 से 2 में जा रहा है, तो 1/2² माइनस 1/3² यानी 1/4 1/9, और ये 9 - 4 में 36 यानी कि 5/36, और ऊपर ही r रहेगा। ठीक है, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम विल बी। हाइड्रोजन एटम में लाइमन और बामर सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ है उनका रेशियो आपको बताना है। तो फार्मूला यही यूज करेंगे इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ के लिए 1/λ = और हाइड्रोजन की बात हो रही तो z की वैल्यू 1 ही रहेगी, r 1/ लोअर लेवल का स्क्वायर माइनस 1/ हायर लेवल का स्क्वायर। और आपको पता है पांचों की पांचों सीरीज आपने पढ़ रखी है,
तो लाइमन सीरीज के लिए आपको पता है लोअर लेवल 1 होता है और हायर लेवल 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से बामर सीरीज की हम बात करें तो बामर सीरीज के लिए लोअर लेवल 2 होता है और हायर लेवल कितना होता है तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया कि अगर आपको ये इमिटेड रेडिएशन का मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो क्या वैल्यू पुट करनी है और मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो क्या वैल्यू पुट करनी है। तो ध्यान रखें इस बात को। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमको इसकी कौन सी वैल्यू रखनी है, जैसे लाइमन और बामर सीरीज बोला गया तो लोअर लेवल तो कंफर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हायर लेवल में डाउट आ सकता है ना, क्योंकि ढेर सारी वैल्यूज हैं और आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर N2 की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ध्यान रखें, जब आप हायर लेवल की सबसे छोटी वाली वैल्यू को लेते हैं तब आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिलता है, और जब सबसे बड़ी वाली वैल्यू को लेते हैं तब आपको सबसे कम या मिनिमम वेवलेंथ मिलता है, जिसको हम सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो सीरीज लिमिट का क्वेश्चन होगा तो हायर लेवल की मैक्सिमम वैल्यू को रखिएगा, और जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करी जाएगी तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको तब मिलेगा जब इसकी हम मिनिमम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको लाइमन सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का एक्सप्रेशन चाहिए तो इसे हम लिख सकते हैं 1/λ, और यहाँ L लिख रहे हैं, L फॉर लाइमन इज इक्वल टू R 1/N1, और N1 लाइमन सीरीज के लिए कितना होता है 1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की कौन सी वैल्यू लेनी है, सबसे छोटी वाली वैल्यू यानी कि 2। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया R और 1/, यहाँ लोअर लेवल कितना होता है 2 का स्क्वायर माइनस 1/, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या लेना है, सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इनका रेशियो लेना है आपको, तो आपस में डिवाइड कर दें, तो आपस में डिवाइड करेंगे, यहीं से आप कर दीजिए डिवाइड इनको, और ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/λL 1/λB, ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई करेगा तो लैम्डा बामर अपान लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू 1 - 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/9, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 9 - 4 अपान 9 - 4 यानी कि 5 अपान में 36। तो क्या मिला 3/4 इंटू, ये फिर से रिवर्स होके मल्टीप्लाई हुआ 36/5 कितना हो गया 9, और ये हुआ 27 और अपान में 5 लैम्डा बामर अपान लैम्डा लाइमन। तो लैम्डा बामर अपान लैम्डा लाइमन की वैल्यू आ गई 27/5। आपको लैम्डा लाइमन यानी लाइमन और बामर के लिए रेशियो चाहिए, रिवर्स कर दीजिए तो लैम्डा लाइमन अपान लैम्डा बामर इज इक्वल टू 5/27। वैसे इस तरह का कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं है तो ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनका अपना अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो Z की वैल्यू 1 रखने के बाद -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की डिफरेंट वैल्यूज रख करके आप हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल पता कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक्साइटेड जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो किस एनर्जी लेवल में है इस टाइम, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये पता करना है कि उस इलेक्ट्रॉन की इस टाइम एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। तो देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो डिफरेंट ये ऑर्बिट्स होते हैं इनको बोहर ने बताया कि ये क्या है, स्टेबल ऑर्बिट। बोहर ने जो अपने 3 पोस्टुलेट दिए उनके बेसिस पर आप सोचिए, सबसे पहला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। और क्वांटाइजेशन कंडीशन में उन्होंने ये बताया, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर बस घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं एग्जैक्ट कोई लोकेशन है ऐसा नहीं उन्होंने नहीं बताया था। बोहर ने अपने मॉडल में पहला पोस्टुलेट यही दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं जिन्हें हम स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और ये स्टेबल ऑर्बिट कैसे डिसाइड होंगे या उनका रेडियस कैसे डिसाइड होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उसी ऑर्बिट में उसी पाथ पर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इस n को हम बोलते हैं उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या उसका नंबर। जैसे पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2।
तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस टाइम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में घूम रहा है। तो पहला ऑर्बिट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिट में घूम रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी आपको दिया गया है। तो डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी हम पता कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट में आपका ये इलेक्ट्रॉन इस टाइम घूम रहा है। तो एनर्जी आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये माइनस में 3.4 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -13.6 और अपान में n स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 13.6 और अपान में 3.4 और इसका आप 4 गुना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट मीन्स 4। तो n स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि n इक्वल टू कितना, 2। इससे ये पता चलता है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का है। अगर हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी बताई जा रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उसी सेकंड वाले ऑर्बिट में इस टाइम घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग n की जगह पर 2 रख दीजिए और h अपान 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देखना है। अच्छा, वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अब इसको रख देते हैं। 2 इंटू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 2 से 2 कैंसिल, 3.14 लगभग इसको आप 2 गुना करेंगे तो लगभग ये डिवाइड कर जाएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 2.1 करके हैं, जो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 1.2 करके हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए। इन दोनों में आप देख लीजिए 2.1, 2.1। अब आगे पावर को देखिए -34, -24, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, -34, यानी ये कैलकुलेशन करने पर लगभग 2.1 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के लिए 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला यही था बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करते, जिसकी इनकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती और वो उसी ऑर्बिट में लगातार घूम रहे होते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि लगातार रेडिएशन इमिट करता है, तो लगातार रेडिएशन इमिट करेगा तो आप इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने बताया कि वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता अगर वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तब। फिर तीसरा इन्होंने ये बताया कि जब हम उसको बाहर से कोई एनर्जी दे देते हैं तो एनर्जी पाने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और 10 टू पावर -8 सेकेंड रुकने के बाद वो वापस अपने ऑर्बिट में लौट के आता है और इस दौरान जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्व करके ऊपर गया था, लौटते टाइम उसी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में वो इमिट करता है, जिसके लिए इन्होंने तीसरी वाली कंडीशन दी जिसको हम बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दैट वाज E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। यानी जो इमिटेड फोटोन की एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी जो लेवल हैं उनकी एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाला फोटोन वो इमिट कर रहा होगा। तो तीनों कंडीशन आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इन ग्राउंडेड स्टेट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मे बी, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है He+Li++ 1H1 मतलब हाइड्रोजन, इसको आप कह सकते हैं, नॉर्मली इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, या ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, है ना। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है। इसी तरह से अगला 1H3 होता है जो ट्राइटियम होता है और ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है। ये बात भी आप ध्यान रखें, N/P का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो आपको बताना है कि किसी एटम या किसी आयन का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखिए फार्मूला पढ़ रखा है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला, डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी का फार्मूला En = -z² 13.6 और अपान में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, क्या, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब कि मिनिमम एनर्जी। किसी भी एटम की हम बात करें, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें या किसी दूसरे एटम की भी बात करें, उसका ग्राउंड स्टेट का मतलब उसका सबसे मिनिमम एनर्जी का लेवल। और सबसे मिनिमम एनर्जी का लेवल किसके लिए आएगा, n = 1 के लिए। तो अगर हम n = 1 रख दें तो ये मिल जाएगा हमें En = -z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फार्मूला हो गया। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, बाकी सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो एनर्जी की वैल्यू गिवन है और आपको बताना है कि वो कौन एटम है। तो आप देखिए एनर्जी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, -54.4 इज इक्वल टू -z² इंटू 13.6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा z² इक्वल टू 54.4 और अपान में 13.6। और आप देखिए 4 टाइम्स आप इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स यानी कि 4, तो z इक्वल टू 2। मतलब जिसकी भी बात यहाँ पर हो रही है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, है ना। ये जिसकी भी एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात चल रही है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। और ध्यान रहे हम फार्मूला तब यूज कर रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस एटम की बात हो रही है या जिस आयन की बात हो रही है वो हाइड्रोजन लाइक की कैटेगरी में आता है ना, हाइड्रोजन लाइक की कैटेगरी में आता है, यानी उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो z इक्वल टू 2, यानी कि z इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, हीलियम के लिए। तो हीलियम प्लस की बात हो रही थी, हीलियम प्लस का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से कोई और भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, एनर्जी दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा किस एटम के लिए या किस आयन के लिए ये एनर्जी गिवन है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में सभी के सभी ऑप्शन जो हैं वो आपको हाइड्रोजन लाइक एटम ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बोहर ही थियरी है, और बोहर की जो थियरी है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही लागू होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए यहाँ पर ये वाला वर्ड जो होता है ना, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। सेकेंड ऑर्बिट बोलने का मतलब अलग है और सेकेंड एक्साइटेड ऑर्बिट या एक्साइटेड स्टेट बोलने का मतलब अलग है। जैसे मैं ऑर्बिट की बात करूँ, ये एनर्जी लेवल के लिए देखिए हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E3, इसकी एनर्जी E4। इसी तरह से ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। लेकिन मैं अगर इसको एनर्जी के टर्म में बोलूँ तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, दैट मीन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, दैट मीन्स सबसे कम एनर्जी इसी में है, इसी ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन में जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट। और इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट प्रेजेंट हैं उन सभी को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ, तो ये बाकी एक्साइटेड स्टेट हुए। तो बाकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाले ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड वाला जो ऑर्बिट है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो नंबरिंग है वो आप ध्यान रखें, है ना। ऑर्बिट बोलने पर ये सेकंड ऑर्बिट है, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हाइड्रोजन में। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलने का मतलब किस ऑर्बिट की बात हो रही है, ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 3 मतलब तीसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम इनमें से क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3h/2π। ठीक है, तो mvr इक्वल टू 3h/2π। ऑप्शन देख लीजिए, h कट के फॉर्म में लिखा हुआ है और h/2π को ये h कट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 3h कट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3h कट। ध्यान रखिएगा आप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप गलती कर देते हैं, सेकंड या फर्स्ट पढ़ते ही तुरंत सेकंड की जगह पर 2, थर्ड की जगह पर 3 रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का रेशियो। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वो क्या था, देखिए रेडियस का एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान रखें तो कैसे था, ε0 n² h² अपान, ये मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ बार बार ताकि आप इसको ध्यान रखें,
क्योंकि कई बार क्या होता है बोहर रेडियस की वैल्यू पूछी जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछ करके उसको एक्सप्रेशन के टर्म में पूछते हैं। तो आपको अगर ये वाला एक्सप्रेशन याद है तो ऐसे सवालों का भी जवाब आप दे पाएंगे। तो आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस हो गया। वेलोसिटी का जो फार्मूला है nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी वेलोसिटी का फार्मूला जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। एनर्जी का फार्मूला ई एन इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर 13.6 और अपान में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ का फार्मूला 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सभी फार्मूले में z आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब इन्हीं फार्मूलों को आप हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे तो हर जगह z की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। इन दोनों फार्मूलों में z का स्क्वायर आपको दिख रहा है और बाकी दोनों फार्मूलों में क्या दिख रहा है, z दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन के लिए बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन के दो अलग अलग ऑर्बिट की वेलोसिटीज का रेशियो इन्होंने पूछा है। तो वेलोसिटी का ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन होता है यहाँ से आप देखें, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर रेडियस का ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन होता है, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन आप ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है, वी एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन। यहाँ पर अगर देखें तो ई एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो सकता है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको यूज करना है, बाकी सारे एक्सप्रेशन मैं हटा देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं जो किसी भी हाइड्रोजन के अलावा दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बाकी पूरा टर्म कांस्टेंट है, दैट मीन्स वी एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन। दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए v1 अपान v2 इज इक्वल टू 1 अपान n1 अपान 1 अपान n2, दैट मीन्स n2 अपान n1। तो v1 और v2, पहला ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट वाला है, दूसरा कौन सा है, सेकंड वाला है। तो ठीक है, v1 अपान v2 इज इक्वल टू सेकंड वाले ऑर्बिट के लिए 2, फर्स्ट वाले ऑर्बिट के लिए 1, दैट मीन्स 2:1। सिंपल सा आंसर आ गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें ऐसे सवाल आते हैं। और जब किसी हाइड्रोजन लाइक किसी दूसरे एटम के लिए इन्होंने पूछा होता तो यहाँ पर z की वैल्यू का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वी एन इक्वल टू जेड अपान एन, है ना, या वी एन प्रोपोर्शनल टू जेड अपान एन। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, सॉरी ये हाइड्रोजन के लिए और ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका तो हमने ऑप्शन ही नहीं लिखा। विच ट्रांजिशन गिव्स दी फोटोन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, मिनिमम वेवलेंथ या फिर इस तरह का जब भी कंडीशन आपको दिया जाए, इसका मैं ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 1, 3 से 2, ये ऑप्शन है। 2 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है और 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है 4 से 3 और 5 से 4, 4 से 3 और 5 से 4। आप देखिए ये जो चारों ट्रांजिशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये अगर 2 से 1 हो रहा है तो मतलब ये लाइमन है और लाइमन सीरीज का है। ये 3 से 2 में हो रहा है बामर का है, 4 से 3 में हो रहा है पासन का है, 5 से 4 में हो रहा है ब्रैकेट का है। हमने पीछे जो आपको कल की क्लास में पांचों सीरीज के केस में लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि जो लाइमन सीरीज होती है उनका जो वेवलेंथ मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। फिर उसके बाद जो बामर सीरीज मिलती है उनका जो वेवलेंथ का रीजन होता है वो आता है विजिबल रीजन में, और इसके बाद जितने थे वो इंफ्रारेड में। तो आप बताइए कि अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपने ये पढ़ा होगा ना, विजिबल के लिए विबग्योर से आप याद करते हैं, और रेड के ऊपर वाली जो रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड होती है, और वायलेट के नीचे वाली जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है। इसका मतलब कि अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इन तीनों में, और विजिबल की बीच में। तो जब हम लाइमन सीरीज से लास्ट में फुंड सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो लगातार उनका जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ रहा होता है।
तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को यहीं से एनालाइज करके बता सकते हैं कि लाइमन सीरीज इस रीजन में लाई करता है, बामर इसमें, और बाकी तीनों इस रीजन में लाई करते हैं। इसका मतलब कि लाइमन सीरीज में जो हमको रेडिएशन मिलता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, बामर में और ज़्यादा। इसके अलावा जो है उसी सीक्वेंस में वेवलेंथ उनका बढ़ता जाता। तो इन्होंने क्या पूछा था, मिनिमम वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका, लाइमन सीरीज का, और ये लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन है। ठीक है, इसी तरह से ये मिनिमम वेवलेंथ के बजाय मैक्सिमम एनर्जी भी बोल सकते थे, और मैक्सिमम एनर्जी बोलते तब भी आंसर यही होता, क्योंकि आपको पता है एच न्यू या न्यू ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और इसको हम न्यू को सी अपान लैम्डा लिखें तो एच सी अपान लैम्डा, और न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो मिनिमम वेवलेंथ बोला है, यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम एनर्जी भी बोलते तो आंसर सेम हो जाता, लेकिन मिनिमम वेवलेंथ के बजाय मिनिमम वेवलेंथ के बजाय मैक्सिमम वेवलेंथ बोल देते तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता। जो इसमें से दूसरी सीरीज होगी वो आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। ये लाइमन का है, ये बामर का है, ये पास्सन का है, और ये ब्रैकेट का है। तो ब्रैकेट वाला भी इंफ्रारेड रीजन में आता है, और ये पास्सन वाला भी जो होता है वो भी इंफ्रारेड में आता है, लेकिन लगातार वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आ जाएगा और इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। आपको ट्रांजिशन का ये लेबल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे कम है, या वेवलेंथ सबसे कम है, या फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कुछ भी ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 2-4 और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू n इक्वल टू 4 द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर। इस तरह का जब सवाल आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट कर दिया है और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, n इक्वल टू 4 में चला गया है, तो ट्रांजिशन के दौरान या रेडिएशन को इमिट करके जब ये नीचे दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा 10⁻⁸ सेकेंड के बाद, तो लौटने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे वो एक एक स्टेप करके नीचे आ सकता है, या वो डायरेक्ट आ सकता है, या वो 2 स्टेप आने के बाद 1 स्टेप आ सकता है। इस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए जब वो वापस लौट रहा होता है, तो ये जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, इनकी कितनी संख्या होगी, इसके लिए एक फार्मूला है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यूरिंग द इमिशन इज गिवन बाई n(n-1/2)। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। इससे कम भी हो सकती हैं, इतनी भी हो सकती हैं, कुछ भी इस दौरान हो सकती है। ठीक है ना, तो डिफरेंट तरीका होगा, कोई एक ही तरीके से तो वो नीचे आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, तो n(n-1/2)। और यहाँ पर n क्या है, वही एक्साइटेड स्टेट जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन को पहुँचा दिया है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, आप यहाँ पर 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 - 1 यानी 3/2, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहा जाता 5वें वाले ऑर्बिट में चला गया तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, तो 5, यहाँ पर लिखते 5, यहाँ पर 5 - 1 और /2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। तो 5वें वाले ऑर्बिट से जब लौटेगा तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती हैं, और चौथे वाले से लौटेगा तो 6 मिल सकती हैं। इस तरह से हर एक ऑर्बिट से जब वो लौट रहा होगा तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखें। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला आपको कम से कम पता होना चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 3 टू ऑर्बिट नंबर 1। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन एंड क्लियर इट्स सीरीज, कि कौन से सीरीज को ये बिलोंग करता है, लाइमन, बामर, पास्सन, ये जो भी सीरीज होती है किस सीरीज को ये बिलोंग करता है। तो तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, ये है पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये लाइमन सीरीज की लाइन है ना, लाइमन सीरीज की ये एक लाइन है। तो तीसरे से पहले में आ रहा है तो सीरीज कंफर्म हो गया है कि ये लाइमन सीरीज है, क्योंकि चाहे जहां से पहले में आए वो लाइमन सीरीज ही बोला जाता है। तो तीसरे से पहले में आ रहा है तो लाइमन ही होगा। एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन आपको बताना है। यहाँ से जब ये लौट करके तीसरे वाले ऑर्बिट से पहले वाले ऑर्बिट में आएगा तो इस दौरान जो फोटोन इमिट करेगा उसकी एनर्जी आपको बतानी है।
इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बोहर का फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो कितने एनर्जी का फोटोन इमिट करता है, तो उस फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस। अगर ये तीसरी वाली कक्षा से पहली वाली कक्षा में लौट के आ रहा है तो तीसरी वाली की एनर्जी माइनस फर्स्ट वाले की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी का ये फोटोन को इमिट कर रहा होगा। तो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ एनर्जी लेवल। तो इमिटेड फोटोन की एनर्जी पता करने के लिए आपको इन दोनों की एनर्जी पता होनी चाहिए, उनका डिफरेंस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमिटेड फोटोन की एनर्जी कितनी है। और डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी कैसे पता करेंगे, तो फार्मूला है आपके पास ई एन इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपान में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए बातें चल रही हैं तो जेड की वैल्यू 1, और तीसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी का लेवल आपको पता करना है तो माइनस 13.6 अपान 3 स्क्वायर यानी कि 9, और ये डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू आ जाती है। इसको बल्कि आपको याद कर लेना चाहिए, है ना, ये सीक्वेंस 2-3 ठो आप याद रखें। और फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, तो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन लौट रहा होगा तो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी एनर्जी ये बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, E3 माइनस E1 के इक्वल। और E3 की वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है ना E3 की वैल्यू, ध्यान रखिए माइनस ज़्यादा है, माइनस में 1.5 ये ज़्यादा वैल्यू है, और माइनस ये माइनस 13.6 डिफरेंस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन इमिट कर रहा होगा। एक और सवाल का यही जवाब हो सकता है जब आपसे ये पूछा जाता कि सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए। हाइड्रोजन एटम में सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ यहां पर कि ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड, तो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, और जितने पोटेंशियल की जरूरत होगी उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहां पर आप देखिए, यहां से यहां पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितना इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, जितना इनकी एनर्जी का डिफरेंस है। और आप जान ही रहे हैं ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है, तो कितने का डिफरेंस है, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चले कितने का डिफरेंस है। आपको इस एनर्जी का भी वैल्यू पता है, इसकी भी एनर्जी का वैल्यू पता है, तो आपको ये पता करना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी की कमी पड़ रही है। तो इस ज़्यादा वाली वैल्यू में से इस कम वाले को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने की कमी पड़ रही है, और वो कितना आएगा, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या चीज़ की वैल्यू है, ये है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। और यहीं पर आपसे पूछा जाता सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाता, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 12.1 वोल्ट, ये है सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड का भी पूछ सकते हैं, फोर्थ का, फिफ्थ का, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें ग्राउंड स्टेट से जिसका भी आपसे पूछा जाएगा उसकी एनर्जी का डिफरेंस आप पता कर लीजिए, वही एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलेंगे। आयनाइजेशन की जब बात होती है तो आयनाइजेशन में क्या होता है, इसको इनफाइनाइट पर पहुंचाना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से रिमूव करना होता है। तो ऐसे में आपको कौन सी हायर एनर्जी लेवल लेना है आयनाइजेशन के लिए, तो सबसे बड़ी एनर्जी का यहाँ पर जो लेवल होगा दैट मीन्स आप कह सकते हैं ई इनफाइनाइट माइनस ग्राउंड स्टेट। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही वो जीरो हुआ वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अगर आप जीरो से ज़्यादा भी उसकी एनर्जी कर देते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकाल दे। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू जब इनफाइनाइट होती है तो ई की वैल्यू जीरो हो जाती है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको हायर लेवल क्या लेना है, ई इनफाइनाइट। और एक्साइटेशन की बात होगी तो जिस एक्साइटेशन स्टेट की बात की जाएगी, जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो एन की वैल्यू 2, ये क्या है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से ई इनफाइनाइट माइनस E1 करेंगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा
जिस भी एटम की बात हो रही होगी, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही होगी तो ई इनफाइनाइट और E1 इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। किसी दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम की बात होगी तो यहाँ पर साथ में Z² भी रहेगा, वहाँ पर वैल्यू पुट करके ई इनफाइनाइट और E1 निकालिएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं छोटे छोटे, बट आपको ये डिफिनीशन वगैरह पता होगा तभी आप उसकी वैल्यू बता पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। तो आपको पता है रेडियस का फार्मूला, और हाइड्रोजन का जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसके रेडियस को हम बोलते हैं बोहर रेडियस, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसको हम बोहर रेडियस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ताकि हाइड्रोजन वाले सवाल आए, हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस आपसे पूछा जाए, तुरंत आप R0 की वैल्यू इतनी रख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला एक्चुअली होता यह है कि Rn = ε0n² h² हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट के लिए R1 = कितना आ गया है, या तो आप ये देखिए हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इसका मतलब कि Rn ∝ n² फॉर हाइड्रोजन। तो R1/R2 = क्या हो जाएगा, n1/n2 का होल स्क्वायर, जहाँ n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ये सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बोहर रेडियस है जिसको इन्होंने सिंबल दिया है R0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे R0/R2। और ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, और इसका करेंगे स्क्वायर। तो R0/R2 = 1/4। दिस इंप्लाइज दैट R2 = 4R0, यानी कि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का 4 गुना होगा, या ये कह लीजिए बोहर रेडियस का 4 गुना होगा। बोहर रेडियस की वैल्यू भी याद रखें, ठीक है। इसी तरह से आगे इसी में कहा इन्होंने कि हीलियम के लिए भी बताइए सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए जब आपने लिखा था तो ये रिलेशन ठीक था, बट हीलियम के लिए ये रिलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि हीलियम के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होती, आपको Z को भी साथ में कंसीडर करना है। तो Rn ∝ n²/Z, ये फार्मूला हम हीलियम के लिए यूज करेंगे, ये फार्मूला हम हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है, ये हीलियम प्लस के लिए। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें दो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए, तो R1/R2 = n1² डिवाइडेड बाई n2² अब Z तो वेरी होगा नहीं, जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर चाहे जो हो, लेकिन एटॉमिक नंबर तो फिक्स रहेगा, भले हम अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस देखें तो चेंज हो जाएगा। तो Z से Z यहाँ कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 = क्या मिलेगा, n1² n2 का स्क्वायर, और इसको आप पुट कर दीजिए R1 अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है R1, यानी यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि हीलियम के लिए जो R1 है वो कुछ अलग चीज़ है, हाइड्रोजन के लिए जो R1 है वो तो बोहर रेडियस है, बट हीलियम के लिए जो R1 है वो अलग है, जिसको हम आगे अभी निकालेंगे। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 1/2 यानी 1/4। तो R2 = यहाँ पर कितना आ जाएगा 4R1, लेकिन आपको बोहर रेडियस के टर्म में बताना है। तो बोहर रेडियस के टर्म में बताना है तो आप देखिए यहाँ से अगर हम हीलियम के लिए फार्मूला यूज़ करें और हीलियम का बोहर रेडियस के साथ रिलेशन निकालें, तो बोहर रेडियस होता क्या है, जब हम n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखते हैं तो जितना एक्सप्रेशन आता है उसी को हम बोहर रेडियस बोलते हैं। तो यानी ये जो बोहर रेडियस है उसका एक्सप्रेशन क्या है, ε0, और इस n² और z को आप छोड़ दीजिए, n²/z इसको छोड़ दीजिए तो कितना बचेगा, अच्छा n की वैल्यू भी आप 1 रख दीजिए, ε0 h² और अपान में πm⁡e²। ये जो पूरा टर्म दिख रहा है आपको, यही है हमारा बोहर रेडियस। तो अगर हम बात करें हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम के पहले ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा हीलियम के लिए, हम अगर R1 निकालेंगे तो यहाँ पर n1 रखेंगे, लेकिन Z तो 1 रखेंगे नहीं, तो Z तो बाहर आ जाएगा। Z बाहर आ जाएगा तो जितना टर्म ये बचा है यही हमारा बोहर रेडियस है, यही बोहर के ऑर्बिट का पहले ऑर्बिट का रेडियस है, जिसको बोहर रेडियस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं R1 = R0/2। हीलियम ऑर्बिट का पहला रेडियस, पहले ऑर्बिट का रेडियस बोहर के पहले मतलब हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के रेडियस का आधा होता है। तो R1 की वैल्यू R0/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 × R0/2, दैट मीन्स 2R0। ठीक है, तो ध्यान रखें कि हीलियम के लिए जब आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर Z भी एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पर मैटर करेगा, जिसकी वजह से वैल्यू आधी हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक,
तो ये भी एक थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि यहाँ पर आप Z को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो हीलियम के लिए जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फ्राउनहोफर लाइंस आर एग्जांपल्स आर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपको पता है फ्राउनहोफर लाइंस कहाँ मिलती हैं? सन का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर उसके बाहर वाले सरफेस या उसके एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। और बाहर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो जब इसके फोटोस्फीयर से लाइट इमिट होती है और क्रोमोस्फीयर में डिफरेंट एलिमेंट से होकर के ये गुजरती है, तो एलिमेंट क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका जो हमें स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब रहती हैं जिनको यहाँ पर प्रेजेंट एलिमेंट या गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम होता है उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमको बीच बीच में कुछ ऐसी डार्क लाइनें मिलती हैं जिनको हम फ्राउनहोफर लाइंस बोलते हैं। तो फ्राउनहोफर लाइंस किस वजह से मिलती हैं? सन के स्पेक्ट्रम में जो फ्राउनहोफर लाइन हमको मिलती है, काली रेखाएं मिलती हैं, वो किसकी वजह से मिलती है? इमिशन स्पेक्ट्रम की वजह से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से या किसी और कारण से? तो आपने देखा कि सन के क्रोमोस्फीयर में मौजूद एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर गायब हो जाती है और हमको वहाँ पर काली रेखाएं या फ्राउनहोफर रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, तो फ्राउनहोफर लाइनों के मिलने का मेन कारण क्या है? सोलर स्पेक्ट्रम का, सन का कौन सा स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पूरी पर्टिकुलर जो हमारी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है उसमें बीच बीच में कुछ काली रेखाएं मिलती हैं जिनको फ्राउनहोफर लाइनें बोलते हैं और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। इसी की हेल्प से हीलियम की खोज हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी तरफ से इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं जिनको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। तो आपके होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियाई का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमने किसी भी क्वेश्चन का नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हमने बढ़ा दिया है। तो जितना भी हमने पीछे बताया अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को थोड़ा केयरफुल्ली आप पढ़िएगा, क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट दी ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज। मतलब हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी बताना, ये भी आपको ध्यान रहे। और तीसरा है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इन बामर सीरीज इज। बामर सीरीज में, बामर सीरीज की जो पहली लाइन होगी या फिर आखिरी लाइन होगी तो किसी एक का वेवलेंथ मिनिमम होगा, किसी का मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो बताना है बामर सीरीज में। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम यानी Be+3। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास दो, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम की कैटेगरी में आ गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 इसने बाहर निकाल दिया तो Li+2 जो होता है वो भी हाइड्रोजन लाइक एटम। और बेरिलियम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बाहर निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम पर बोहर का एटॉमिक मॉडल या बोहर की थियरी जो है हाइड्रोजन एटम की वो काम करती है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब बेरिलियम का जो स्टेट है, स्टेट मतलब वो N1, N2, N3 ये जो एनर्जी लेवल है उसी को स्टेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो कौन सा स्टेट है बेरिलियम+3 का जिसमें उसका रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस वही है जो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट यानी हाइड्रोजन के पहले वाले ऑर्बिट का रेडियस होता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर बताना है। अब इन चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिएगा। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी के मॉडर्न फिजिक्स का वो लास्ट लेक्चर होने वाला है।
है ना, उसमें एक्सरे वगैरह के बारे में बात करना है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी पीजीटी की बात करें तो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएंगे। टीजीटी की बात करें तो उसमें क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक टॉपिक है, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो जिनका टीजीटी का एग्जाम है उनका जो पीएन जंक्शन डायोड वाला टॉपिक होगा उसको हम लेक्चर नंबर 6 में बताएंगे, सॉरी लेक्चर नंबर 7 में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे यूपी पीजीटी के थर्मियोनिक वाल्व के लिए, तो वहां पर हम पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी लगातार आगे 3 और लेक्चर देखना है, तब जाकर के आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जो अगला लेक्चर होगा वो थियोरेटिकली देखा जाए, थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लास्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में उसी से के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।